बात करने जा रहे हैं राधा कृष्णन आयोग के बारे में, जिसे कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हेतु आपके बहुत सारे जो हैं आयोग आए थे, जिनके बारे में हम अध्ययन करते हैं अपने बीएड के कोर्स में। साथ ही इन कमीशन से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस होते हैं या आपके सीटेट एग्जाम्स में और साथ ही केवी के एग्जाम्स में भी आपके आते हैं। तो ये कमीशंस आप लोगों के लिए पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो, और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियोस थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगते हैं, अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप लोग ये वीडियोस मेरी शेयर करें। ठीक है, फिलहाल आज हम पढ़ रहे हैं राधा कृष्णन आयोग के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय शिक्षा सैद्धांतिक मूल्यों पर आधारित थी तथा वास्तविक जीवन से बहुत दूर थी। यानी कि जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तो उससे पहले जो हमारी जो शिक्षा थी वो सैद्धांतिक मूल्यों पर आधारित थी, वास्तविक जीवन से बहुत ही दूर थी। यानी कि वास्तविकता से काफी दूर थी, केवल सैद्धांतिक जो हमारे वैल्यूज होते हैं, मूल्य होते हैं, उन पर आधारित थी। भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, यानी कि जो हमारा ये केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड है, तथा अंतर विश्वविद्यालय शिक्षा परिषद ने, यानी कि इन दोनों ने ही, एक तो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने और साथ ही अंतर विश्वविद्यालय शिक्षा परिषद ने भारत सरकार को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन करने का सुझाव दिया। फिर 4 नवंबर 1948, देखिए इंपॉर्टेंट डेट है कि 4 नवंबर 1948 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में भारत सरकार के द्वारा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया तथा इस आयोग ने 25 अगस्त 1949 में भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जो ब्लैंक छूट गया है, यहाँ पे आप लोग रिपोर्ट लिख दीजिएगा। तो जो भारत सरकार को इस आयोग ने, देखिए 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। और फिर अगले साल 25 अगस्त 1949 में क्या किया, इन्होंने जो भी अपनी जांच पड़ताल की रिपोर्ट तैयार की, तो वो भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी, 25 अगस्त 1949 में। ओके, फिर देखिए जो राधा कृष्णन जी जो थे वो इस आयोग के अध्यक्ष थे, अतः विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को राधा कृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि राधा कृष्णन जी जो थे वो इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, तो उनके नाम पर इस आयोग को राधा कृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, राधा कृष्णन आयोग और विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ये दोनों एक ही हैं, बस इनके नाम अलग अलग हैं। फिर है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राधा कृष्णन आयोग स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग था। इस आयोग को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इस आयोग की नियुक्ति विश्वविद्यालय की शिक्षा के स्तर की व्यवस्था, संरचना की जांच और तत्कालीन समस्याओं का पता लगाकर इसके संदर्भ में भारत सरकार को आवश्यक सुझाव देना था। यानी कि अभी हमने बात करी कि इस आयोग का नाम राधा कृष्णन आयोग क्यों रखा गया, क्योंकि इसके अध्यक्ष जो थे वो राधा कृष्णन जी थे। अब हम बात कर रहे हैं कि इस आयोग का नाम हमने विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग क्यों रखा, क्योंकि इस आयोग का गठन ही विश्वविद्यालय स्तर पर उस विश्वविद्यालय की क्या करना, विश्वविद्यालय स्तर पर विश्वविद्यालय की जो भी शिक्षा का स्तर है, किस लेवल की पढ़ाई है, कैसा स्ट्रक्चर है वहाँ पे, किस प्रकार की वहाँ पे सुविधाएं हैं, असुविधाएं हैं, सब प्रकार की जो समस्याएं हैं उनको जानना, पहचानना, वहाँ की समस्याओं को निकालना, रिपोर्ट तैयार करना, तो ये विश्वविद्यालय स्तर पर था। इसीलिए इस आयोग का नाम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग रखा गया था। ठीक है, तो ये देखिए कि इस आयोग की नियुक्ति विश्वविद्यालय की शिक्षा के स्तर की व्यवस्था, संरचना की जांच और तत्कालीन समस्याओं का पता लगाकर इसके संदर्भ में भारत सरकार को आवश्यक सुझाव देना था। यानी कि पूरी जांच पड़ताल करके रिपोर्ट तैयार करके भारत सरकार को सौंपना इसका कार्य था। फिर सुझाव देखिए, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने विश्वविद्यालय की शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए निम्न मुख्य पहलुओं में अपने सुझाव दिए। पहला, शिक्षण संकाय, शिक्षण का स्तर, विश्वविद्यालय का प्रशासन और वित्त, विश्वविद्यालय की शिक्षा संरचना और संगठन। अब देखिए इन्होंने शिक्षण संकाय के संदर्भ में क्या कहा कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अनुसार शिक्षकों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया जाए। इन्होंने कहा कि जो हमारे शिक्षक होंगे विश्वविद्यालय स्तर पर, तो वहाँ पे जो हमारे टीचर्स होंगे उन टीचर्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करने के लिए कहा। तो एक होगा प्रोफेसर, एक होगा पाठक यानी कि रीडर, एक होगा व्याख्यात यानी कि लेक्चरर और एक होगा प्रशिक्षक यानी कि प्रशिक्षक मतलब ट्रेनर। ठीक है, तो
हमारे ये प्रोफेसर, पाठक, व्याख्यात और प्रशिक्षक, यानी कि इन 4 कैटेगरी में बांटने के लिए कहा इन्होंने टीचर्स को। फिर कहा कि शिक्षण कार्य की समय सीमा सप्ताह में 18 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब जो ये कार्य है आपका, शिक्षा का जो कार्य है, तो जो भी आपका शिक्षण कार्य है वो 18 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए पूरे एक हफ्ता में, ठीक है। फिर शिक्षक की सेवा अवकाश की उम्र 60 से बढ़ाकर 64 कर दी गई है, यानी कि इनकी जो आप कहते हैं रिटायरमेंट जैसे पहले 60 के एज पे होता था, तो अब वो बढ़ा करके 64 कर दी जाए, इन्होंने ये सुझाव दिया। फिर आता है हमारा शिक्षण का स्तर। इन्होंने क्या बताया कि विश्वविद्यालय में 3000 से अधिक और उनसे संबंधित महाविद्यालयों में 1500 से अधिक विद्यार्थियों की संख्या नहीं होनी चाहिए। कार्य दिवसों की संख्या एक साल में 180 होनी चाहिए, यानी कि जो भी आपके कॉलेज में काम होते हैं वो लगभग 360 में से 365 दिन में से 180 तो होने ही चाहिए, परीक्षाओं को छोड़कर, यानी कि आपको यहाँ पे परीक्षाओं को नहीं गिनना है, उसके अलावा 180 दिन तो आपका काम होना ही चाहिए एक साल में। अध्ययन को किसी भी कोर्स के लिए पाठ्य पुस्तक निर्धारित नहीं करनी चाहिए कि आपको सिर्फ इसी बुक से पढ़ना है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी बुक्स होती हैं, अलग अलग राइटर्स की बुक्स होती हैं, तो आप केवल एक ही बुक को रिकमेंड नहीं कर सकते हैं। साथ ही परीक्षाओं के स्तर को उठाने के लिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड श्रेणी के लिए न्यूनतम प्राप्तांक क्रमशः 70, 55 और 40% होनी चाहिए। यानी कि इन्होंने क्या कहा कि हमें परीक्षा जो हमारे ये एग्ज़ाम्स होते हैं, तो इसके लेवल को बढ़ाने के लिए बच्चों के एग्ज़ाम्स जो रिजल्ट आएगा, तो उसको क्या करना है, आपको उनके रिजल्ट को, परीक्षा के लेवल को, उसके स्तर को बढ़ाने के लिए बच्चों को उनके जो अंकों के आधार पर उनको फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न और थर्ड डिवीज़न में आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। यानी कि जिन बच्चों के 70% मार्क्स होंगे उनको फर्स्ट घोषित करना, जिनके 55% मार्क्स होंगे, उससे ज़्यादा मतलब 55% जिसके होंगे लगभग, तो उसके 55 मतलब उसे सेकंड डिवीज़न देना, और साथ ही जिसके 40% होंगे उसको थर्ड श्रेणी होनी चाहिए। मतलब कहने का है कि जिन बच्चों के 70% से ऊपर मार्क्स होंगे उनको फर्स्ट कैटेगरी में रखना है, जिनके लगभग 55% होंगे, मतलब 55 से ऊपर ही होने चाहिए, तो उनके सेकंड डिवीज़न, और 40% जिनके होंगे तो उनको थर्ड डिवीज़न देनी है, ठीक है। तो ये परीक्षाओं के स्तर को उठाने के लिए इन्होंने ये बात कही थी। साथ ही विश्वविद्यालय शिक्षा की संरचना और संगठन के संदर्भ में इन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा की 3 स्तर होने चाहिए, यानी कि अगर आप लोगों को हायर एजुकेशन लेनी है तो उसके 3 लेवल्स होने चाहिए। स्नातक, यानी कि आपका जो स्नातक होना चाहिए वो 3 वर्ष, यानी कि ग्रेजुएशन आपका 3 साल का होना चाहिए। स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन आपका 2 इयर्स का होना चाहिए। और शोध मतलब रिसर्च जो हो कम से कम, न्यूनतम का है, यानी कि कम से कम जो रिसर्च होनी चाहिए, जो रिसर्च के फील्ड में जाते हैं, पीएचडी वगैरह करते हैं, तो कम से कम ये 2 साल का आपका शोध कार्य तो होना ही चाहिए। तो यानी कि शिक्षण संकाय के संदर्भ में इन्होंने कहा कि शिक्षकों को 4 कैटेगरी में बांटना है, एक प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरर और ट्रेनर के बारे में, ट्रेनर के फॉर्म में। और फिर इन्होंने कहा कि जो कार्य सीमा होनी चाहिए 18 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए, 365 में से 180 दिन कार्य होना ही चाहिए परीक्षाओं को छोड़ करके। साथ इन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में 3000 से अधिक शिक्षार्थी नहीं होने चाहिए, और साथ ही महाविद्यालय में 1500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। और कहा कि आप किसी भी पाठ्य पुस्तक को निर्धारित नहीं करेंगे। परीक्षाओं के स्तर को उठाने के लिए इन्होंने बच्चों के जो प्राप्तांक है एग्ज़ाम्स में, जो उनका रिजल्ट आ रहा है, उनके प्राप्तांकों के आधार पर उन्हें डिवीज़न में डिवाइड करना, मतलब जिसके 70% मार्क्स है उसको फर्स्ट घोषित करना, 70% या उससे ज़्यादा है, जिसके 55% है उसको सेकंड, और जिसके 40% मार्क्स है उसको लगभग उसे थर्ड श्रेणी में रखना जाए, ये उन्होंने कहा। और साथ ही कहा कि अगर आपके हायर एजुकेशन, आप उसकी शिक्षा जो होनी चाहिए वो 3 पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड करके बताई कि अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो वो 3 साल का होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन आपका 2 साल का होना चाहिए, और जो आपका रिसर्च हो जो कि 2 साल का कम से कम होना चाहिए, जो कि आप वर्तमान में भी देखते हैं। फिर आगे आता है कि उच्च शिक्षा की 3 श्रेणियां होंगी, एक होगा कला यानी कि आर्ट्स सब्जेक्ट, एक होगा साइंस सब्जेक्ट, और एक आप कह सकते हैं कॉमर्स बिजनेस सब्जेक्ट होंगे। तो इन 3 स्ट्रीम्स में मतलब आपको पढ़ना है या तो आर्ट्स में, या फिर आपका कॉमर्स में, या फिर साइंस साइड में। व्यावसायिक और तकनीकी विषयों के लिए विश्वविद्यालयों में अलग अलग विभाग खोले जाने चाहिए। और शिक्षक शिक्षा, कृषि शिक्षा, वाणिज्य शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, कानूनी शिक्षा, ये सब भी आपको प्रदान की जानी चाहिए। इसका उद्देश्य क्या है कि विश्वविद्यालय शिक्षा के उद्देश्यों को निश्चित करना, पुनर्गठन, पाठ्यचर्या, प्राध्यापक,
छात्रावास, छात्र अवधि, माध्यम, ये सब इनके उद्देश्य हैं। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के सदस्य कौन कौन थे? तो आपको पता है कि जो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। सदस्य कौन कौन से थे? डॉक्टर ताराचंद, सर जेम्स ए डफ, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर आर्थर मॉर्गन, डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालिया, डॉक्टर मेघनाथ साहा, डॉक्टर कर्म नारायण बहल, डॉक्टर जॉन जे टिग्रेट, श्री निर्मल कुमार सिद्धांता, ये क्या थे? इनके सदस्य थे। फिर आयोग की व्याख्या क्या है कि आयोग द्वारा एक प्रश्नावली तैयार की गई थी, यानी कि आयोग ने क्या किया था कार्य, क्या आख्या की गई थी, मतलब क्या कार्य किए थे? तो आयोग के द्वारा एक प्रश्नावली यानी कि क्वेश्चनर तैयार की गई थी, जो कि भारतीय विश्वविद्यालयों की अवस्था, समस्याओं तथा उनके उपचार से संबंधित था। लगभग 1000 विश्वविद्यालयों को ये मेल किया गया था, यानी कि जो ये क्वेश्चनर है, तो इसमें जो भी क्वेश्चंस आपके तैयार किए गए थे, इसमें क्वेश्चंस में आपकी जो भी समस्याएं होंगी, सुविधाएं होंगी, जो भी आपसे क्वेश्चंस इसमें मतलब उन्होंने तैयार किए आयोग ने, और इस क्वेश्चनर को उन्होंने कम से कम 1000 विश्वविद्यालयों को मेल किया था, जिसमें से 600 ने जवाब दिया था और वापस भेजा था। दूसरा, उन्होंने सीधे विश्वविद्यालयों के कुलपति, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों से मिलकर विश्वविद्यालय समस्याओं को समझा था। किसने? इसी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने विश्वविद्यालय स्तर पर वहाँ का अध्ययन करने हेतु इन्होंने क्या किया था कि क्वेश्चनर तैयार किया था, वहाँ की समस्याओं, सुविधाओं, स्तर, सब चीज़ को जानने के लिए इन्होंने क्वेश्चनर तैयार की थी, जो कि लगभग 1000 विश्वविद्यालयों को भेजा गया था, मेल किया गया था, जिसमें से केवल 600 विश्वविद्यालयों ने ही क्या किया था, अपना रिस्पॉन्स दिया था। और साथ ही इन्होंने क्या किया था, डायरेक्ट जाकर के जो विश्वविद्यालय के कुलपति थे उनसे बात करी, टीचर से बात करी, वहाँ के जो विद्यार्थी थे उनसे बात करी और वहाँ की जो भी समस्याएं थी उनको समझा। फिर आगे आता है, अब देखिए हर आयोग के कुछ ना कुछ गुण यानी कि मेरिट्स डिमेरिट्स दोनों ही होते हैं। तो इसके गुण क्या हैं कि विश्वविद्यालय और उससे महाविद्यालयों पर अंकुश इन्होंने लगाया, यानी कि इस आयोग ने विश्वविद्यालय और उनसे संबद्ध महाविद्यालयों के कार्य दिवस, परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त 180 के कार्य दिवस निश्चित किए। उनमें प्रवेश के लिए शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट पास और आयु कम से कम 18 वर्ष निश्चित करी। ठीक है, यानी कि इस आयोग का क्या एक पहला मेरिट ये है कि इन्होंने एक तो काम का यानी कि इन्होंने निश्चित कर दिया कि कम से कम 180 दिन तो काम होना ही चाहिए। साथ ही जो बच्चे इन कॉलेजेस में एडमिशन लेंगे तो उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए कि उन्होंने 12th पास किया हो, और साथ ही उनकी एज जो होनी चाहिए कम से कम 18 वर्ष उनकी जो एज होनी चाहिए, और केवल योग्य छात्रों को प्रवेश देने की सिफारिश की। तभी आप देखते हैं जैसे हम लोगों की मेरिट बनती है या कहीं कहीं पे आप लोगों के पहले एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं, वो एग्ज़ाम इसलिए लिया जाता है देखने के लिए कि आप आगे की पढ़ाई करने हेतु सक्षम हैं कि नहीं है, आपका क्या स्तर है, उसके आधार पर जैसे आपकी मेरिट बनती है ना। तो योग्य छात्रों को प्रवेश देने की सिफारिश की थी। और इन्होंने ये भी कहा था कि महाविद्यालय में कम से कम 1500 और विश्वविद्यालय में अधिक से अधिक 3000 होगा, यहाँ पे 3000 आप यहाँ पे चेक एक बार कर लीजिएगा, 3000 छात्र संख्या निश्चित की। और यह सुझाव बड़ा सुझाव था। विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में छात्रों की बढ़ती हुई भीड़ ही उच्च शिक्षा की समस्त समस्याओं का मूल कारण है, हमें इस और ध्यान देना चाहिए। आप जानते हैं कि जहाँ पे जनसंख्या देखो, अगर क्लास में कम बच्चे हैं तो टीचर क्या कर पाएगा, अच्छे से कम बच्चों पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा, ध्यान दे पाएगा। ठीक है, लेकिन अगर बच्चे बहुत ज़्यादा होंगे तो टीचर बच्चे पे ध्यान नहीं दे पाएगा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, बैठने के लिए सुविधाएं नहीं होंगी, किसी को बोर्ड नहीं दिख रहा है, आपके पास संसाधनों की कमी होगी, बुक्स नहीं होंगी। तो ऐसे में क्या होता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है अगर बहुत ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं। तो यानी कि इस और हमें ध्यान देना चाहिए। तो ये इसका एक बहुत अच्छा गुण था कि इन्होंने छात्रों की संख्या निश्चित करी कि जो हमारे विश्वविद्यालय हो वहाँ पे 3000 से अधिक विद्यार्थी नहीं होने चाहिए, और साथ ही महाविद्यालयों में 1500 से अधिक नहीं होने चाहिए। और यहाँ पे मैंने जैसा कि आपको बताया, यहाँ पे मैंने गलती से 300 हो गया, तो यहाँ पे 1 0 और लगा लीजिएगा। ठीक है, फिर सेकंड इन्होंने कहा कि जो हमारा 3 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम यानी कि ग्रेजुएशन लगभग 3 साल का होना चाहिए, और सामान्य शिक्षा अनिवार्य की यूं स्नातक पाठ्यक्रम को 3 वर्षीय करने का सुझाव पहले विश्वविद्यालय आयोग ने भी दिया था, परंतु इस स्तर के किसी भी वर्ग, कला, विज्ञान एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम में सामान्य शिक्षा को अनिवार्य करने का सुझाव सर्वप्रथम इसी आयोग ने दिया। इसे लागू करने से 2 लाभ होते। पहला यह कि समाज में बहुज्ञानी व्यक्तियों का निर्माण होता, और दूसरा यह कि सभी प्रकार की शिक्षा में समन्वय होता पर हुआ यह कि अधिकतर विश्वविद्यालयों ने इसे अपने अपने रूप में लागू किया। कुछ ने भाषा की शिक्षा अनिवार्य की और कुछ ने और किसी प्रकार की शिक्षा अनिवार्य की। यानी कि जैसे सामान्य शिक्षा अनिवार्य की गई थी कि जो जनरल एजुकेशन है सबको दी जानी चाहिए, तो आज के टाइम पे आप देखते ही हैं कि हमारे कॉलेजेस में क्या हो गया कि सेमेस्टर भी हो गया और साथ ही आपका हिंदी इंग्लिश होता है कंपलसरी कि आपको पढ़ना ही है ना। तो
ये भी मतलब एक सिफारिश की थी कि आपका ग्रेजुएशन 3 साल का होना चाहिए और साथ ही सामान्य शिक्षा अनिवार्य की थी, लेकिन सभी विश्वविद्यालयों ने ऐसा नहीं किया था। सबने अपने अनुसार क्या किया था, कुछ सब्जेक्ट्स रख लिए थे कि हाँ ये आपको कंपलसरी है पढ़ना। जैसे कि आपका इन्वायरमेंट एक कंपलसरी है कि आपको उसको क्लियर करना ही है उसका एग्ज़ाम, ताकि आप अपने पर्यावरण से जागरूक हों और उसके समस्याओं को जाने, समाधान निकालें, है ना। तो आप उससे अवरुद्ध हो, मतलब कहने का मतलब है आप जागरूक हो, सॉरी, ठीक है। फिर आता है विश्वविद्यालय शिक्षा को समवर्ती सूची में रखना। आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा को समवर्ती सूची में रखने का सुझाव दिया। उसकी व्यवस्था करना केंद्र और प्रांतीय सरकारों का संयुक्त उत्तरदायित्व बनाने का सुझाव दिया। देखिए जो हमारा यहाँ पे ये वर्ड आ रहा है समवर्ती सूची, तो आपको पता है कि हमारे संविधान में 3 प्रकार की अनुसूचियां होती, सूची होती है। एक होता है राज्य सूची, एक होता है संघ सूची, एक होता है समवर्ती सूची। तो कुछ जो हमारे अधिकार होते हैं वो केवल राज्य के पास होते हैं, उस पे संघ, केंद्र जो है उस पर इंटरफेयर नहीं कर सकता है। इसी प्रकार से कुछ कानून बनाए गए हैं जिस पे केवल केंद्र का अधिकार होता है, उस पर राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती। और कुछ अधिकार जो होते हैं वो समवर्ती सूची में होते हैं, मतलब कि उसमें राज्य का भी अधिकार होता है उस पे और साथ ही केंद्र का भी होता है। तो यानी कि इसको क्या कहा गया कि जो विश्वविद्यालय शिक्षा है इसको समवर्ती सूची पे रखना चाहिए, ताकि राज्य भी और केंद्र सरकार दोनों ही उस पर ध्यान दे पाएं, ठीक है। किसी भी देश में उच्च शिक्षा राष्ट्र महत्व की शिक्षा होती है, उसकी व्यवस्था में केंद्र सरकार की अहम भूमिका होनी चाहिए। सरकार ने आयोग के इस प्रस्ताव को 1976 में स्वीकार किया। फिर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन की बात करें तो आयोग ने विश्वविद्यालय के स्तर को बनाए रखने और विश्वविद्यालयों एवं उनसे संबद्ध महाविद्यालयों को आवश्यकता अनुसार अनुदान देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रूप में बदल दिया और 1956 में कानून द्वारा इसे एक स्वतंत्र संस्था का दर्जा दिया। यह संस्था उच्च शिक्षा संस्थानों के उन्नयन और शोध को बढ़ावा देने में बड़ी सफल रही है। शिक्षण स्तर में सुधार की बात करें तो इस आयोग ने विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालयों की दशा सुधारने का सुझाव दिया। उनमें योग्य प्राध्यापकों की नियुक्ति का सुझाव दिया, योग्य छात्रों को प्रवेश देने का सुझाव दिया और विचार गोष्ठियों का आयोजन का सुझाव दिया। इन सब से शिक्षण का प्रभावशाली होना निश्चित है। फिर है कि शिक्षकों के वेतनमान और सेवा शर्तों में सुधार की बात की गई है। तो आयोग ने उच्च शिक्षा शिक्षकों के वेतनमान बढ़ाने और उनकी सेवा शर्तों में सुधार के सुझाव दिए। इससे योग्य व्यक्ति इस पेशे के लिए आकर्षित हुए। आप जानते हैं कि जहाँ पे आपको अच्छा पैसा मिलता है आप वहीं पे अट्रैक्ट होते हैं। तो भाई इतने अच्छे कॉलेजेस में हमारे टीचर्स पढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली वो इतने पढ़े लिखे होंगे, तो उनको उनकी एजुकेशन के हिसाब से उनको क्या मिलना चाहिए, सैलरी भी तो मिलनी चाहिए। फिर है पदोन्नति के लिए योग्यता एवं शोध कार्य को महत्व, यानी कि अब तक विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की पदोन्नति केवल वरिष्ठता के आधार पर होती थी। वरिष्ठता के आधार पर मतलब कि जो प्रमोशन होता था वो देखा जाता था किस आधार पर होता था कि कौन कितना एज में बड़ा है, लेकिन आयोग ने इसे वरिष्ठता के साथ साथ योग्यता और शोध कार्य के आधार पर देने की सिफारिश की। मतलब पहले क्या होता था कि केवल एज की, जो हमारा एज में, जो हमारे डिपार्टमेंट में एज में सबसे बड़ा होगा तो उसका प्रमोशन होता था, लेकिन इस आयोग ने क्या कहा कि प्रमोशन को तो ध्यान दे, मतलब आपको एज का तो ध्यान देना ही है प्रमोशन के लिए, लेकिन साथ में आपको ये भी देखना है कि उस व्यक्ति के पास कितनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, कितनी योग्यता है और साथ ही उन्होंने कितना रिसर्च वर्क किया है, कितना रिसर्च फील्ड में उन्होंने काम किया है। तो इस आधार पर देने की सिफारिश की, जिससे क्या होगा कि जो शिक्षक होंगे तो वो भाई हर कोई चाहेगा कि हमारा प्रमोशन हो, तो इससे क्या होगा कि वो रिसर्च में भी ध्यान देंगे, है ना। तो सरकार सिफारिश की, पर सरकार ऐसा नहीं कर सकी, अन्यथा इसे उच्च शिक्षा शिक्षक अपनी योग्यता और शोध क्षमता में विकास करते। मतलब देखो ये कोशिश की गई थी कि भाई अगर प्रमोशन करना है तो केवल एज को मत देखो, बल्कि ये भी देखो कि जिसका प्रमोशन करने के लिए कह रहे हो अगर उनकी एज बड़ी है तो एज के साथ आपको ये भी देखना है कि उनके पास कितनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, वो इस योग्य हैं कि नहीं है, और साथ ही उन्होंने कितना शोध कार्य किया है। ये इन्होंने कोशिश करी थी इस आयोग ने, लेकिन वो इतनी सफल नहीं हो पाई है, ठीक है। अन्यथा क्या होता कि जो शिक्षक होते वो अपनी योग्यता को और बढ़ाते और साथ ही वो रिसर्च वाले फील्ड में भी अपना ध्यान देते, लेकिन ये इतना काम नहीं कर पाई, ठीक है। साथ ही क्या है कि विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक एवं तकनीकी की उचित शिक्षा, इस आयोग ने विभिन्न प्रकार की औद्योगिक एवं तकनीकी शिक्षा
कृषि, वाणिज्य, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, विधि और शिक्षा प्रशिक्षण के सुधार के लिए उपयुक्त सुझाव दिए। इस संदर्भ में उसका सबसे अधिक महत्व का सुझाव सभी क्षेत्रों में शोध को बढ़ावा देने संबंधी था। साथ ही है कि विश्वविद्यालय परीक्षाओं में सुधार के रचनात्मक सुझाव। इस आयोग ने विश्वविद्यालय निबंधात्मक परीक्षाओं में सुधार का सुझाव 1949 में दिया था और साथ ही वस्तुनिष्ठ परीक्षा शुरू करने का सुझाव दिया था। देखो आप यहाँ पे देख रहे हो, निबंधात्मक परीक्षाओं में सुधार का सुझाव भी दिया था। जैसे कि हमारा होता है ना, कैसे लिख दिया, एक क्वेश्चन है जिसका आंसर हो रहा है 2 पेज का, तो बच्चे क्या करते हैं 4-4 पेज का लिख देते हैं, उनको नंबर अच्छे से मिल जाते हैं। लेकिन इसमें होता है क्या है कि जो टीचर्स होते हैं उनको तो ये कि बहुत सारी कॉपियां चेक करनी होती है और वो ये नहीं देख पाते, पढ़ नहीं पाते। इतना सारा कौन पढ़ेगा बैठ करके कि बच्चे ने क्या लिखा है, सही लिखा है कि नहीं लिखा है। आधे से ज़्यादा आपको सुनने में आता ही होगा कि क्या किया जाता था कि बस टीचर कॉपीज चेक कर रहा है, ये नहीं देख रहा है बच्चे ने लिखा क्या है। कई बार तो बच्चे गाने लिख के आ जाते हैं तब भी पास हो जाते हैं। तो मतलब ये इन्होंने कहा कि भाई निबंधात्मक जो परीक्षाएं होती हैं जिससे बच्चे बस केवल निबंध की तरह आंसर लिख देते हैं, उसकी बजाय क्या होना चाहिए, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के आपका एग्जाम होना चाहिए। तो इसका सुझाव भी हमारे इस आयोग ने दिया था। यदि हमने इस दिशा में ईमानदारी से प्रयत्न किया होता तो विश्वविद्यालय परीक्षाओं को उपयोगी बनाया जा सकता था और विश्वसनीय बनाया जा सकता था। क्योंकि देखो वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन जो होते हैं एक लाइन के होते हैं और उसका सटीक एक ही आंसर होता है। तो हम लोग भी ध्यान से पढ़ते, बच्चे ज़्यादा अच्छे ध्यान से पढ़ते हैं और पता चलता है कि भाई बच्चे कितना अच्छे से मतलब पढ़ पा रहे हैं। क्योंकि ऐसा हो चुका है कई बार कि आपने देखा भी होगा या आपके साथ भी हुआ होगा कि आप बहुत अच्छे से पढ़ के गए हो, तैयारी करके गए हो, आपने आंसर भी अच्छे से लिखा है, लेकिन आपने फालतू कुछ नहीं लिखा, जितना आंसर था उतना ही लिखा। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, पढ़ने में हमसे भी कमज़ोर होंगे और वो इतना सारा लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं और हमारे से ज़्यादा नंबर उनके आ जाते हैं। तो बड़ा दुख होता है क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है। ठीक है, तो आपने भी ये चीज़ रियलाइज़ की होगी। तभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो हैं सबसे अच्छे होते हैं। आपका अगर आपको जानना है कि कितना बच्चे ने पढ़ा है तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप, जैसे हम लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं तो उसमें हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस तो आते हैं। इसलिए तो आते हैं क्योंकि आपने कितना गहराई से पढ़ा है, तभी तो आपके ज्ञान का पता चलता है ना। तो ये बात हमारे इस विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने इस बात कही थी कि अगर ऐसा होता, ईमानदारी से अगर ये कोशिश की जाती तो आज के टाइम पे जो हमारे ये एग्जाम्स होते हैं तो उनको बहुत ही ज़्यादा यूजफुल बनाया जा सकता था, विश्वसनीय बनाया जा सकता था। अब देखिए इसके कुछ दोष भी हैं कि शिक्षा के माध्यम के बारे में अस्पष्ट सुझाव। इन्होंने ये नहीं बताया कि शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए। शिक्षकों के वेतनमान में इन्होंने भेदभाव यानी कि बिल्कुल क्लियर नहीं किया कि भाई, क्योंकि देखो अब विश्वविद्यालय स्तर पर जब हमारे हायर क्वालिफिकेशन वाले ही होते हैं ज़्यादातर, ठीक है, तो उनकी क्या, आपकी जैसे रीडर है, लेक्चरर है, कोई प्रोफेसर होगा और कोई ट्रेनर होगा, तो उनकी क्या होनी चाहिए सैलरी, उसके बारे में इन्होंने ये क्लियर नहीं किया। आप पढ़ लीजिएगा इसको अच्छे से, मैं बस शॉर्ट में बोल रही हूँ। उच्च शिक्षा के उद्देश्यों की व्यापकता, धार्मिक शिक्षा अनिवार्य, ये भी नहीं बताया। और साथ ही ग्रामीण विश्वविद्यालय को सुझाव अव्यावहारिक था। स्त्री शिक्षा के संदर्भ में संकुचित दृष्टिकोण। तो मतलब ये सब इसके डिमेरिट्स हैं। सो ये था हमारा आज का राधा कृष्णन आयोग के बारे में। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो। अच्छा लगे तो शेयर करना मत भूला। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।